ओके डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, हाउ आर यू। आपको पीछे स्टडी मटेरियल भेज दिया गया था मिस्टर अंकुर, इनको मैसेज भी चला गया था जी। तो आप लोगों को मैसेज भी भेज दिया गया था क्योंकि मैंने सामाजिक परिवर्तन या मैंने मैटर आपको एडवांस में भिजवा दिया था। क्या मैं उम्मीद करूं कि आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया था? थोड़ा सा आप मुझे इन्फॉर्म करिए, लेट अस बी कम्युनिकेटिव टू ईच अदर। इन्फॉर्म करिए कि क्या आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया था। यस सर। ओके, और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ज्यादा नहीं है, आप उस एरिया को आप पढ़ चुके होंगे, एक बार अपने स्तर से समझने का प्रयत्न करे होंगे। अब आज मैं करवाता हूं, आपको क्लास में ही याद हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। My students, I will just make you enlightened in the class itself. I have to go through the changes in society from Vedic period to early medieval age. That is our topic today. But earlier than that, you know, I am always bringing 5 MCQ questions, and you people are trying the questions, and the questions are taken from the previous chapter, which you have already covered. So it is not difficult for you to answer the question, and you are the smart guys. So you are very easily answering the question. आप लोग इस मामले में स्मार्ट है तो आप लोग बहुत अच्छे ढंग से क्वेश्चन कर लेते हो। तो हम पहले आपको क्वेश्चंस पर लाते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, निम्नलिखित में किस राजवंश ने प्राचीन भारत के इतिहास में सर्वाधिक संख्या में सोने के सिक्के चलाए? Which of the following dynasties in ancient India issued maximum number of coins? Maximum number of gold coins. Maximum number of gold coins. मैक्सिमम डी दोनों जगह। गुप्ता पीरियड। ओके, गुड। क्वेश्चन नंबर 2, दिनार प्रकार के सिक्के निम्नलिखित में किस पैटर्न पर थे? दिनार कॉइन्स वर बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स? चॉइस ए ग्रीक, चॉइस बी रोमन, सी ईरानी, सी इरानियन एंड डी चीनी, डी चाइनीज। मैक्सिमम बी रोमन, यस, गुड। क्वेश्चन नंबर 3, पंचमार्क सिक्के के विषय में क्या सत्य है? आहत सिक्के, पंचमार्क सिक्के मतलब आहत सिक्के। आहत सिक्के के विषय में क्या सत्य है? व्हाट इज आर करेक्ट अबाउट द पंचमार्क कॉइन्स? पॉइंट 1, ये सिक्के राजाओं के द्वारा जारी किए जाते थे, दे वर इशूड बाय किंग्स। 2, ये सिक्के सोने, चांदी और तांबे तीनों धातुओं से निर्मित होते थे, दे वर मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। एंड पॉइंट 3, इन सिक्कों का प्रयोग वस्तुओं के लेन देन के लिए होता था, दे वर्कड एज दिस कॉइन्स वर्कड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब ये है आपका चॉइस, ए है ओनली 2 केवल 2, बी केवल 3, सी केवल 1 और 2 एंड डी केवल 2 और 3। मैक्सिमम डी। क्या आंसर आ रहा है मिस्टर अंकुश? एंड इस पर वेबसाइट डी। चॉइस नंबर डी इज द आंसर। चलो, चॉइस डी, 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन 4, सातवाहन शासकों ने निम्नलिखित में किस धातु के सिक्के चलाए? Which of the following coins were issued by Satvana kings? 1 सोना यानी 1 gold, 2 silver, 3 तांबा, 4 सीसा, 3 copper and 4 lead। केवल 1 2 3, 1 2 4, 2 3 4, 1 2 3 4 and D 3 and 4। The difference in choice in Hindi and English medium, Mr. Ankur. Observe the choices. सी। C from which point of view? Mr. Ankur, C from which point of view? Because this English and Hindi medium C is different from each other. हिंदी सी। No, not Sona. Choice number B is the answer in Hindi, and unfortunately, my friends, I am extremely sorry कि there is some difference in the choices of Hindi and English medium. थोड़ा सा मेरे स्लिप ऑफ नज़र से आपके इंग्लिश मीडियम के चॉइस थोड़ा अलग हो गए हैं, तो मैं आपको इंग्लिश मीडियम में 2 3 4 का चॉइस लेता हूं, और हिंदी मीडियम में आपको सोना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सातवाहन जो है उन्होंने जो कॉइन्स इशू किया है वो सोना नहीं है, गोल्ड नहीं है। जो सातवाहनों ने कॉइन इशू किए हुए हैं चांदी, तांबा और सीसा। तो यहाँ पर 2 3 4 जो ये आंसर है और ये आंसर है, दोनों अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 5, गुप्त काल में कृषि अर्थव्यवस्था के प्रसार के क्या कारण थे? 1 भूमि अनुदान, 2 राज्य के द्वारा सिंचाई का विकास, और 3 राज्य की ओर से किसानों को राज्य सहायता। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि गुप्त काल में कृषि अर्थव्यवस्था का प्रोत्साहन किन कारणों से मिला? व्हाट वाज वेयर द रीजंस बिहाइंड एक्सपेंशन ऑफ एग्रेन इकोनॉमी इन गुप्तन पीरियड? पॉइंट 1 लैंड ग्रांट्स,
पॉइंट टू डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन सिस्टम बाय द स्टेट में बाय स्टेट, एंड थर्ड पेजेंट्स वेयर गिवन इकोनॉमिक असिस्टेंस बाय द स्टेट। तो ये 3 चॉइसेस हैं और ये तीनों चॉइस आपको चुनने हैं। चॉइस ए 1 and 1 only, choice B 1 and 2 and 1 and 2 only, C 1, 2 and 3 and C 1, 2 and 3 and D 1 and 3 and D 1 and 3 only. मैक्सिमम बी है सर, वेबसाइट पे सी है मैक्सिमम। नहीं, चॉइस बी इज द करेक्ट आंसर। जैसे देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुप्त काल में कृषि अर्थव्यवस्था के प्रसार के जो कारण थे उसमें भूमि अनुदान एक कारण होगा। राज्य के द्वारा सिंचाई का विकास, आपको याद करो, सुदर्शन झील की मरम्मत कराई आदि स्कंदगुप्त। लेकिन राज्य की ओर से किसानों को राज्य सहायता, ये तो पूरे एंशिएंट पीरियड में कहीं नहीं हुआ था। ये तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। तो मुगल काल में देखोगे कि किसानों को पहली बार, या सबसे पहले तकावी ऋण देने की प्रथा, मैं आपको पार्ट 3 में बताऊंगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने आरंभ की थी। मोहम्मद बिन तुगलक स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ गिविंग इकोनॉमिक असिस्टेंस एंड एडवांस लोन टू पेजेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये तो गुप्ता पीरियड में नहीं था, तो आपको थर्ड को तो क्रॉस ही मारना पड़ेगा। तो आपका 1 और 2 यही आंसर है। ओके माय स्टूडेंट्स, हालांकि आपने अच्छा परफॉर्म किया है। तो चलिए, ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया। अब आते हैं सोसाइटी के ऊपर, तो उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। नीचे से नीचे नीचे नीचे। चलिए, अब समाज पर हम लोग कवर करते हैं। देखिए, अब यहां पर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, ऋग्वैदिक काल का समाज, उत्तर वैदिक काल का। तो चलिए, अब सोसाइटी आते हैं, समाज, सोसाइटी। इधर रखते हैं लेफ्ट साइड में ऋग्वैदिक और राइट साइड में रखते हैं उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक एंड लेटर वैदिक। तो यहां पर देखो, एक विभाजन है, वो एक विभाजन जब वैदिक आर्यंस आए तो उस समय दोनों तरह के वॉर हो रहे थे। एक को कहते हैं इंटर ट्राइबल वॉर वाज गोइंग ऑन, सेकेंड वन वाज द इंट्रा ट्राइबल वॉर। सो इंटर ट्राइबल वॉर एंड इंट्रा ट्राइबल वॉर बोथ वेर गोइंग ऑन, माने इंटर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट एंड इंट्रा ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट बोथ वेर गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली। मतलब जो अंतर जनजातीय संघर्ष था, मतलब एक तरफ आर्य और आर्य कबीलों के बीच भी संघर्ष हो रहा था, एक तरफ आर्य और गैर आर्य कबीलों के बीच भी संघर्ष हो रहा था। तो आप देखोगे कि एक तो आर्य हुए, आर्य समूह, और आर्य के समानांतर जो समूह हुए उनको बोलते हैं दास अथवा दस्यु, दास तथा दस्यु। माने एक आर्य हुए और आर्य के समानांतर आए दास एंड दस्यु। तो देखो, अब आपके मन में जिज्ञासा होगी, भाई ये दास कौन थे और दस्यु कौन थे? तो जो युद्ध में जो भी डिफीटेड पार्टी थी, जैसे मैं आपको बता दूं कि जो आर्य भी जो पराजित हो जाते थे वो भी दास बन जाते थे, जो गैर आर्य पराजित हो गए वो भी दास बन जाते थे। जैसे आप इफ यू हैव टू वॉच द महाभारत सीरियल, यू विल कम टू रियलाइज दैट कि महाभारत सीरियल में भी द्रोणाचार्य को दुर्योधन ने उकसाया है कि आप युधिष्ठिर को बंदी बना लीजिए, क्योंकि अगर आप युधिष्ठिर को बंदी बना लेंगे तो युधिष्ठिर दास हो जाएगा, और चूंकि वो राजा नहीं हो सकता एक दास, इसलिए वॉर खुद समाप्त हो जाएगा। तो उसमें का स्टैंडर्ड था इंटरनेशनल, उसमें इंडिया का स्टैंडर्ड था कि जो पराजित होता था उसको दास बना लिया जाता था। इसीलिए आप देखते हो कि 2 टर्म आता है, दास एंड दस्यु। तो अब दास में तो समझ गए, दास में तो पराजित आर्य और गैर आर्य दोनों है, तो दास में आर्य और गैर आर्य दोनों है। दस्यु में कौन है? तो दस्यु के लिए जो शब्द आया है वो कहीं ना कहीं गैर आर्य की तरफ संकेत करता है। जैसे दस्यु के लिए शब्द आया है अनशा, जिसकी नाक चपटी हो, विद अ फ्लैट नोज। फिर अनसा अयज्वन, दैट हु डज नॉट डू वैदिक कर्मन, जो वैदिक कर्म नहीं करता, यानी यज्ञ नहीं करता, जो वैदिक कर्म नहीं करता हूं। अयज्वन, तो दैट हु डज नॉट परफॉर्म वैदिक सैक्रिफाइस, मतलब जो वैदिक कर्म नहीं करता हूं। अदवेउ, दैट हु डज नॉट बिलीव इन वैदिक गॉड्स, दैट इज कॉल्ड अदवेउ। एंड सिस्नदेवा, सिस्नदेवा मींस कि दैट हु वर्शिप्स फिलस, वह जो कहीं ना कहीं लिंग पूजक हो, जो फिलस यानी लिंग पूजक हो उसे कहा गया शिष्णदेवा, यानी उसी को शिष्णदेवा टर्म बोलते हैं। तो आर्य और गैर आर्य ये जो दोनों हैं, तो दस्यु में मुख्य रूप से गैर आर्य ही बोलते हैं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसा भी विचार है कि हो सकता है कुछ वैदिक आर्य पहले आ गए हों और भारत में आने के बाद उनका कलर वगैरह भी थोड़ा चेंज कर गया हो, तो चलो उसको दस्यु की कोटि में रख देते हैं। तो ये हुआ। अब जो आर्य कबीला है ऋग्वैदिक काल में, उसमें भी जो आर्य समूह है वो आर्या के बीच भी धीरे धीरे में रख देते हैं।
तो ये हुआ। अब जो आर्य कबीला है ऋग्वैदिक काल में, उसमें भी जो आर्य समूह है वो आर्या के बीच भी धीरे धीरे, जैसे पहले जो आए तो एक ही समूह में बटे हुए थे, उनको कहते थे विष। विष का मतलब हुआ कि विष मतलब उनकी गतिशील चरित्र को दर्शाता है कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में तेजी से वो जगह बदलते थे, विष कहा जाता था। समाज कुल मिलाकर समतामूलक था, इगैलिटेरियन सोसाइटी थी। क्योंकि देखो मैं पीछे ही आपको बता चुका हूं कि समाज में होने वाले बदलाव का संबंध अर्थव्यवस्था से भी होता है, और चूंकि उनकी अर्थव्यवस्था उत्पादन अधिशेष पैदा नहीं कर रही थी, एज हिज इकोनॉमी वाज नॉट प्रोड्यूसिंग इकोनॉमिक सरप्लस। अब सपोज यू कैन से इफ इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग सरप्लस, देन इन ऑर्डर टू एप्रोप्रिएट द मैक्सिमम पार्ट ऑफ सरप्लस, there is the rights of a class, and it is just appropriating this, you can say, economic surplus in its favor. So that class which appropriates economic surplus, so this class is established as the powerful and dominant class, you know. तो जो क्लास है वो एक प्रभावी वर्ग के रूप में स्थापित हो जाता है। इस तरह से समाज में विभाजन होता है। तो अभी इनकी जो ऋग्वैदिक इकोनॉमी है वो तो पशुचारण है, कृषि तो द्वितीय पेशा है, आप इकोनॉमी में देख चुके हो। तो इसलिए इनकी जो इकोनॉमी है वो उतना सरप्लस पैदा ही नहीं कर रही थी। इनकी जो इकोनॉमी है, इनकी जो अर्थव्यवस्था है, वो अर्थव्यवस्था उतनी सरप्लस, उतना अधिशेष पैदा ही नहीं कर रही थी कि इनकी अर्थव्यवस्था को एक गति मिल सके या उसी कम से कम सामाजिक क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हो। यह इनकी इकोनॉमी में हुआ रेजिलियंस नहीं दिख रहा था। इसलिए आप देखोगे कि लेकिन हाँ, ऋग्वैदिक काल में आकर थोड़ा बहुत प्रोडक्शन सरप्लस आने लगा, तो एक ग्रुप ऑफ पीपुल ने अपने आप को अलग कर लिया, एक लोगों का एक समुदाय ने अपने आप को अलग कर लिया, और इसने कहीं ना कहीं समाज के नेतृत्व का दावा किया। यह वर्ग, तो यह वर्ग कहलाया पुरोहित। इसने समाज के बौद्धिक नेतृत्व का दावा किया कि वी आर जस्ट डूइंग इंटेलेक्चुअल लीडरशिप टू सोसाइटी। तो इसने समाज के बौद्धिक नेतृत्व का दावा किया, तो यह कहलाया पुरोहित पृष्ठ। और दूसरा है उसने समाज के सुरक्षा का दावा किया कि वी हैव टू प्रोटेक्ट सोसाइटी, सो दे वर कॉल्ड एज राजन्य यानी राजन्य। तो इस तरह से सोसाइटी ऋग्वैदिक काल में जब थोड़ा सा सरप्लस आया तो सोसाइटी 3 समूह में विभाजित हो गई। वह समूह था पृष्ठ, राजन्य और बाकी है शेष लोग, जन सामान्य यानी शेष लोग, रेस्ट ऑफ द पीपल। मतलब समाज का जो विभाजन हुआ पहले 3 ही समूह में हुआ। तो पहले ऋग्वेद में 3 ही वर्ण की चर्चा हुई, 3 ही वर्ण, मतलब पुरोहित, राजन्य और शेष लोग। और एक विशेषता मैं आपको और बता दूं कि ऋग्वैदिक काल में चूंकि 3 ही वर्ण थे और इन वर्णों में भी सामाजिक गतिशीलता थी, देयर वाज द सोशल मोबिलिटी फ्रॉम वन वर्ना टू अदर वर्ना। अब व्हाट इज सोशल मोबिलिटी, यू कैन से, अब सोशल मोबिलिटी इंप्लाइज दैट कि इफ यू हैव टू मूव फ्रॉम वन वर्ना टू अनदर वर्ना, यू कैन वेरी इजीली मूव फ्रॉम वन वर्ना टू अनदर वर्ना। सो दैट इज सोशल मोबिलिटी, एंड दिस सोशल मोबिलिटी वाज विजिबल ड्यूरिंग ऋग्वैदिक पीरियड। आप एक वर्ण से दूसरे वर्ण में आ सकते हैं। आपको सूचना मिलती है कि जो 3 वर्णाज है, वो 3 वर्णाज में जो क्षत्रियाज है वो अपने पेशे में, जैसे देखो वर्ण पेशे पर आधारित है। ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण है दैट इज बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, वो पेशे पर आधारित है। तो अगर आप पेशा बदल लोगे तो आपका वर्ण का स्टेटस बदल जाएगा। जैसे एक पुरोहित है, वो अपने पेशे में परिवर्तन के साथ राजन्य हो जाएगा। वन priest is just taking the occupation of a rajanya and he becomes a rajanya। उसी प्रकार से एक राजन्य है तो अपने पेशे से वो पुरोहित बन सकता है। राजन्य कैन कन्वर्ट इनटू अ priest। हियर यू फाइंड अ लॉट ऑफ एग्जांपल। जैसे कहा जाता है कि विश्वामित्र जन्म से एक राजन्य थे परंतु पेशे से पुरोहित बन गए। विश्वामित्रा वाज अ राजन्य बाय बर्थ बट ही बिकेम priest by occupation। इस तरह से you can कि one can change his varna status to other। So in this way the process was going on। उसी तरह से कॉमन पीपल है, वो कॉमन पीपल राजन्य भी बन सकता था और प्रिस्ट भी बन सकता था पेशे में परिवर्तन के आधार पर। तो इसमें जो वर्ण है उसका बेसिस है ऑक्यूपेशन और उसके अनुसार वर्ना स्टेटस चेंज कर जाता है। तो यही वर्ण की स्थिति। अब देखो महिलाओं की स्थिति कैसी है। तो महिलाओं की स्थिति कुल मिलाकर अच्छी है। मतलब पुरुष देखो, अब कंडीशन ऑफ ह्यूमन इज वेल एंड गुड इन सम टोटल, इट डज नॉट मीन दैट कि देयर वाज द मेल एंड फीमेल इक्वल। You cannot you can say promote or accept such a dictum। मतलब महिलाओं की स्थिति अच्छी है इसका मतलब यह नहीं कि महिला पुरुष समानता है, ऐसी हम परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। दोनों में विभेद तो है परंतु दोनों के बीच स्टेटस का उतना बड़ा फर्क नहीं है। जैसे ऋग्वेद में आपको सूचना मिलेगी, जैसे ह्यूमन, कंडीशन ऑफ ह्यूमन, तो ऋग्वेद में आपको सूचना मिलेगी कंडीशन ऑफ ह्यूमन में कि वीर पुत्रों की कामना की जाती, मैंने वीर पुत्रों की कामना की जाती कि लेकिन पुत्रियों के जन्म को हतोत्साहित नहीं किया जाता। मतलब इन ऋग्वेद आई विल कम टू नो कि यू कैन सी द ब्रेव सन वाज डिजायर्ड, कि अ ब्रेव सन वाज डिजायर्ड बट द बर्थ ऑफ अ फीमेल चाइल्ड वाज नॉट डिस्करेज्ड।
मतलब एक वीर पुत्र है, उसकी कामना की जाती है कि हमको एक वीर पुत्र हो, लेकिन ये नहीं कामना की जाती कि भाई लड़कियों का जन्म ना हो, इस तरह की बात नहीं थी। फिर आपको ऋग्वैदिक काल में पता चलता है कि लड़कियों का विवाह आफ्टर प्यूबर्टी एज होता था, माने यौवनारंभ के बाद। गर्ल्स वर मैरिड एट प्यूबर्टी एज। प्यूबर्टी एज का मतलब है कि व्हेनेवर इट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स, मतलब कि जब उसका यौवन अवस्था में वो आ जाती, उसका उसका विवाह होता, प्राय 16-17 वर्ष की उम्र में। फिर महिलाएं का उपनयन होता था। उपनयन मतलब सेक्रेट थ्रेड। सेक्रेट थ्रेड का मतलब समझते होंगे। सेक्रेट थ्रेड का मतलब होता है कि जिसको आप लोगों ने जनेऊ सुना होगा, सेक्रेट थ्रेड बोलते हैं, उसी को उपनयन बोलते हैं। एक संस्कार होता है, मैं उसकी चर्चा करूंगा, उपनयन संस्कार। तो महिलाओं का उपनयन हो सकता था। और क्योंकि देखो, आप जब शिक्षा में, जब गुरुकुल में जाओगे तो उसके लिए उपनयन संस्कार अनिवार्य होता था। तो इवन फीमेल वॉज गिवन एजुकेशन, सो देवर इन्वेस्टिचर फॉर वीमेन एज वेल। महिलाओं को भी सेक्रेट थ्रेड दिया जाता था, यानी शी वॉज गेटिंग इन्वेस्टिचर बिकॉज शी हैज टू गो फॉर एजुकेशन। फिर महिलाएं युद्ध में भी भाग लेती थी, देवर पार्टिसिपेटिंग इन, यू कैन से, वॉर एज वेल। वो पति के साथ यज्ञ में भी भाग लेती थी, देवर पार्टिसिपेटिंग इन सैक्रिफाइस अलोंग विद देयर हस्बैंड। और कुछ महिलाएं होती थी, विल कम टू नो अबाउट अ नंबर ऑफ स्कॉलर वीमेन। आप बहुत सारे विदुषी महिलाओं के बारे में सुनोगे, जैसे लोपामुद्रा, विश्वारा, अपारा, सिक्ता, ये सब शिक्षित महिलाएं थी। इन द ऋग वेदा यू विल फाइंड एटलीस्ट कि 20 women made a contribution to the composition of सूक्ताज, वैदिक सूक्ताज। ऋग्वेद का जो सूक्त है, मैंने कई श्लोकों को मिलाकर एक सूक्त बनता था, तो ऋग्वेद के सूक्तों की रचना में कम से कम 20 महिलाओं का योगदान था। तो शिक्षित महिलाएं भी होती थी। तो इन सम टोटल महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। अब देखोगे परिवार के मुखिया, हेड ऑफ द फैमिली। तो परिवार के मुखिया या हेड ऑफ द फैमिली की क्या स्थिति थी, देखिए। तो हेड ऑफ फैमिली की स्थिति यह थी कि वो पावरफुल था। हेड ऑफ फैमिली जो जिसको कहते हो पैटर फैमिली, सो पैटर फैमिली वाज इन द स्ट्रांग पोजीशन एंड ही यूज्ड टू डोमिनेट द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। जो परिवार का मुखिया होता था उसकी मजबूत स्थिति होती थी और वो परिवार के अन्य सदस्यों पर अपना दबदबा रखता था। कहते हैं कि परिवार के जो मुखिया होता था वो सामान्यतः क्षमाशील और करुणाशील होता था। द पैटर फैमिली वाज इन सम टोटल, ही वाज हैविंग अ सेंस ऑफ कंपैशन फॉर अदर मेंबर्स। जो अधिकतर जो परिवार का मुखिया होता था वो बाकी सदस्यों के लिए कहीं ना कहीं एक करुणा का भाव रखता था। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी है, जैसे रिजास और भुजू की कथा से यू विल फाइंड द सम एक्सेप्शन इन द स्टोरी ऑफ भुजू एंड रिजास बिकॉज दे वर एक्सपेल्ड बाय देयर फादर फ्रॉम देयर फैमिली। सो देयर फादर और पैटर फैमिली शोन सम सॉर्ट ऑफ टफ अप्रोच टुवर्ड्स द मेंबर्स एंड टुवर्ड्स देयर सन। तो कहीं कहीं आपको ऐसा अपवाद मिलेगा रिजास और भुजू की कथा में, नहीं तो सामान्यतः परिवार के मुखिया की स्थिति अच्छी होती थी। आर यू क्लियर? अब लेटर वैदिक पीरियड में आते हैं। तो वर्ण व्यवस्था में आप लेटर वैदिक पीरियड में आते हो, तो इसमें आप देखोगे वर्णा सिस्टम में, वर्ण पद्धति में एक बहुत बड़ा अंतर देखोगे, उसको कहोगे फोर फोल्ड वर्णा सिस्टम। फोर वर्णा सिस्टम, फोर फोल्ड वर्णा सिस्टम समझते होगे। 4 वर्णों की स्पष्ट चर्चा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। मतलब ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। अब ये आप लोगों को सूचना मिली होगी, ध्यान रखना है प्रिंस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सबसे पहली बार यानी पहली बार इस चतुर्वर्ण व्यवस्था की चर्चा ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। भाई 10वें मंडल क्या है? तो ऋग्वेद टोटल 10 मंडल में विभाजित है। उसमें जो उसका पहला मंडल है और 10वां मंडल है वो बाद का है, क्षेपक है, दैट इज कॉल्ड interpolation. So Rig Veda was divided into 10 mandalas and the mandala number 1 and mandala number 10 are supposed to be interpolation. Interpolation means that these portions were added later. And it was for the first time in these portions that you come to know basically that this four-fold varna system emerged here. यहाँ पर जो 4 वर्ण है वो 4 वर्णों के विषय में आपको सूचना मिलती है कि चारों वर्णों की चर्चा, फोर-फोल्ड वर्ना सिस्टम की चर्चा पहली बार इसी काल में मिलती है और पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में मिलती है। तो वैसे तो ऋग्वेद का 10वां मंडल है, तो आपको चतुर्वर्ण व्यवस्था की शुरुआत ऋग्वेद से माननी चाहिए, परंतु आर्य शर्मा कहते हैं कि 10वां मंडल क्षेपक है जो बाद में जोड़ा गया है, यह उत्तर वैदिक काल में संभवतः प्रारंभ हुआ है, इसलिए चतुर्वर्ण व्यवस्था की शुरुआत आप उत्तर वैदिक काल से मानिए। फोर-फोल्ड वर्ना सिस्टम इज सपोज्ड टू बी स्टार्टेड फ्रॉम लेटर वैदिक पीरियड। अब इसमें क्या है कि ब्राह्मण्स है, तो ब्राह्मण समाज के शीर्ष पर है।
ये समाज का विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग है। इसको दान देने, दान लेने, शिक्षा लेने और शिक्षा देने का अधिकार है। मीन्स ब्राह्मण्स वेर इंटाइटल्ड टू टेक डोनेशंस एंड गिव डोनेशंस, टू गेट एजुकेशन, टू प्रोवाइड एजुकेशन। तो ये ब्राह्मण्स है। क्षत्रियाज है, क्षत्रिय है वो समाज की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है, तो क्षत्रियाज वेर अकाउंटेबल फॉर द प्रोटेक्शन एंड डिफेंस ऑफ सोसाइटी, सिक्योरिटी ऑफ सोसाइटी। एंड वैश्याज है, तो वैश्य है उसके बारे में कहा जाता है वो एकमात्र उत्पादक और करदाता वर्ण है, वही उत्पादन करता है और करदाता है। कि वैश्याज वेर डूइंग प्रोडक्शन एंड वैश्याज वेर द ओनली यू कैन से प्रोड्यूसर एंड टैक्स पेयर क्लास। यही एकमात्र उत्पादक भी है और यही एकमात्र करदाता भी है। तो वो अनाजों में चूंकि कर देता था इसलिए उसको अनस्य बलिकृता भी कहा जाता था, बिकॉज वैश्याज वेर गिविंग टैक्स इन ग्रेन्स। और चौथा जो शूद्राज है वो चतुर शूद्राज, वह शूद्राज का बेसिकली जो शूद्र है उसका दायित्व है ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना। शूद्राज वेर सिंपली सपोज टू डू एंड प्रोवाइड द सर्विस टू अपर थ्री वर्णास। तो शूद्राज का स्टेटस नीचा हो गया, तो ऊपर के जो तीन वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्याज, उनके लिए टर्म आता है द्विज। द्विज माने इसको इंग्लिश में कहते हैं द्विजा या ट्वाइस बॉर्न, द्विजा और ट्वाइस बॉर्न, मतलब ट्वाइस बॉर्न द्विज। द्विज का मतलब हुआ वैसे भी दोबारा जन्म, दो बार जन्म लेने वाला, दो बार जन्म लेने वाला, और इंग्लिश में उसको ट्वाइस बॉर्न कहते हैं। तो अब आपके मन में जिज्ञासा होगी भाई ये द्विज का मतलब क्या है? तो द्विज का मतलब है कि एक बार तो आपका जन्म तब हुआ जब रियल जन्म हुआ, और दूसरी बार जन्म तब हुआ जब आपका उपनयन संस्कार हुआ, कि वंस यू आर गोइंग टू टेक द सेक्रेड थ्रेड सो इट वाज योर सेकंड बर्थ। तो इसलिए द्विज का दो मतलब होता है, एक दोबारा जन्म लेने वाला का मतलब है कि एक बार आपका रियल में जन्म होता है और एक बार तब जन्म होता है जब आपका उपनयन संस्कार होता है, तो इसका मतलब द्विज का हुआ। तो ये तीनों पवित्र है, तो तीनों द्विज के दर्जे में है और उनसे पृथक शूद्र है। तो माय स्टूडेंट्स, यू मे बी अ बिट क्यूरियस कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ शूद्रास, माने शूद्रों का ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे इनका उद्भव हुआ। तो इसकी प्राय दो व्याख्या है। एक सामान्य व्याख्या है जो मानती है कि आपको याद होगा कि ऋग्वैदिक काल में हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई किस प्रकार से जब पराजित लोग होते थे, आर्य या गैर आर्य, उन्हें दास बना लिया जाता था। तो एक मत यह है कि वही दास कालांतर में चलकर शूद्र के रूप में स्थापित हो गए, उन्हीं दासों में से कुछ। दूसरा विचार है कि नहीं, आर्य शर्मा ने विचार दिया है कि नहीं, उन्होंने ओरिजिन ऑफ शूद्राज में लिखा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो समूह है, यानी पुरोहित हुए, राजन हुए, शेष लोग हुए, तो उनमें से कुछ की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि दे वेर कंपेल्ड टू सर्व द अपर थ्री वर्णास। सो एज दे वेर कंपेल्ड टू सर्व द अपर थ्री वर्णास सो दे फॉर्म द कैटेगरी ऑफ शूद्राज। मतलब उनका यह कहना था कि कुछ जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उनमें से कुछ की सामाजिक स्थिति इतनी नीचे गिर गई कि वो ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करने के लिए विवश हो गए और फिर शूद्र के स्टेटस में आ गए। ये इसमें से कुछ भी अंतिम रूप से कहना मुश्किल है। मैं स्टूडेंट्स, दिस इज सिंपली एन इंटरप्रिटेशन। तो एक बात तो तय हो गई उत्तर वैदिक काल तक। ऋग्वैदिक काल में जो सामाजिक गतिशीलता थी, जो चेंज ऑफ ऑक्यूपेशन था, अगर जैसे आप मान लीजिए एक ने अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर लिया, मतलब अगर किसी ने अपने पेशे को चेंज कर लिए, अगर एक राजन पुरोहित हो सकता था, एक पुरोहित राजन हो सकता था, एक शेष लोग पुरोहित हो सकते थे, राजन हो सकते थे। बट वंस द शूद्राज वर गोइंग टू ज्वाइन देम एज द फोर्थ लॉट, सो दिस सॉर्ट ऑफ सोशल मोबिलिटी वाज सीरियसली डिसरप्टेड। अब इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर शूद्राज to rise in social hierarchy by through the change of occupation because he was not allowed। तो मतलब क्या है कि शूद्रा, जैसे शूद्र वर्ण के आने से अब जो सामाजिक गतिशीलता है पहली वाली नहीं रह गई। तो ऋग्वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में वर्ण विभाजन अपेक्षाकृत कठोर हुआ। लेकिन ध्यान रखना है कि वर्ण विभाजन का आधार स्पष्ट रूप में जन्म का होना यह उत्तर वैदिक काल में नहीं हुआ। इसलिए वर्ण विभाजन का आधार स्पष्ट रूप में वर्ण हो, जन्म हो, इस तरह की चीजें उत्तर वैदिक काल तक लागू नहीं हुई। इस तरह की चीजें लागू होंगी तो बुद्ध काल में होगी। दैट विल बी पॉसिबल ड्यूरिंग बुद्ध एज। आधार स्पष्ट रूप में जन्म का होना काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में वर्ण विभाजन अपेक्षाकृत कठोर हुआ। लेकिन ध्यान रखना है कि वर्ण विभाजन का आधार स्पष्ट रूप में जन्म का होना यह उत्तर वैदिक काल में नहीं हुआ। इसलिए वर्ण विभाजन का आधार स्पष्ट रूप में वर्ण हो, जन्म हो, इस तरह की चीजें उत्तर वैदिक काल तक लागू नहीं हुई। इस तरह की चीजें लागू होंगी तो बुद्ध काल में होगी। दैट विल बी पॉसिबल ड्यूरिंग बुद्ध एज। ओके, तो ये है। तो ये हुआ चतुर्वर्ण व्यवस्था का। अब मैं यहां पर एक दूसरी बात बताऊं। देखिए, मैं यह भी बात आपको बताऊंगा कि महिलाओं की स्थिति इतिहास में कैसे गिरती गई। सामाजिक स्थिति, महिलाओं की सामाजिक स्थिति इतिहास में क्यों गिरी। तो दो कारण इसके हैं। एक कारण है कि जैसी जैसी आपकी वर्ण व्यवस्था जटिल होगी, वर्ण विभाजन बढ़ेगा, तो महिलाओं की सामाजिक दशा में गिरावट आएगी। तो कहोगे भाई वर्ण विभाजन बढ़ेगा तो महिलाओं की सामाजिक दशा में गिरावट क्यों आएगी? यू मे आस्क मी द क्वेश्चन, हियर आई एम गिविंग द रिप्लाई।
जैसे देखो, वर्ण व्यवस्था का मतलब हुआ कि 4 अलग अलग वर्ण हैं और इन वर्णों की शुद्धता बनी रहे। वर्ण व्यवस्था में जटिलता का मतलब यह है कि धीरे धीरे जो समाज में उच्च वर्ण के लोग हैं वह यह चाहेंगे कि वर्ण व्यवस्था की शुद्धता बनी रहे, मतलब एक वर्ण और दूसरे वर्ण में फेटफाट ना हो, जो उच्च वर्ण है उनके विशेषाधिकार बने रहे। तो वो तभी संभव होगा जब वो महिलाओं पर नियंत्रण स्थापित करेंगे। मतलब हम इसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, हम कारण बता रहे हैं आपको। जैसे दे वर सपोज टू हैव द कंट्रोल ओवर द फर्टिलिटी ऑफ वुमेन, मतलब कि अब वुमेन किससे विवाह करें किससे ना करें, क्योंकि अगर वो विवाह फ्री होकर करने लगती तो फिर एक वर्ण का दूसरे वर्ण में मिल जाने का खतरा होता। तो वर्ण व्यवस्था की जटिलता को बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या किया कि महिलाओं पर कंट्रोल करना शुरू किया। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ऋग्वैदिक काल से जब आप उत्तर वैदिक काल में आते हो, तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन माय फ्रेंड्स, कि ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक आते हुए आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस तरह के वर्ण व्यवस्था का विभाजन आप नहीं देख पाओगे उत्तर वैदिक काल तक। उत्तर वैदिक काल तक आकर इस स्थिति में आपको परिवर्तन दिखेगा, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में थोड़ी सी वर्ण व्यवस्था वैदिक काल की तुलना में थोड़ी सी जटिल हुई, तो महिलाओं की थोड़ी सी स्थिति गिरी। लेकिन ध्यान कर लीजिए, वैदिक काल से पूर्व मध्य काल तक जिस तरह से हम चलते रहेंगे, तो वैदिक काल से पूर्व मध्य काल तक चलती हुई महिलाओं की सामाजिक दशा गिरती रहेगी। लेकिन महिलाओं की सामाजिक दशा में गिरावट के बावजूद भी आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उनकी सामाजिक दशा में गिरावट तो होगी, लेकिन उतनी गिरावट नहीं होगी। क्योंकि आप जब वैदिक काल से पूर्व मध्य काल तक जाओगे तो आप महिलाओं की स्थिति में स्लाइट गिरावट देखोगे, उसके आगे फिर स्लाइट गिरावट देखोगे, उसके आगे फिर स्लाइट गिरावट देखोगे। तो आपको हर युग में कॉन्शियस रहना पड़ेगा किस युग में महिलाओं की सामाजिक दशा में कितनी गिरावट हुई। तो आप ऋग्वैदिक काल में जो यू आर जस्ट observing the rights of women during Vedic period, so these rights were more or less were retained or continued till later Vedic period with certain modification। थोड़ा सा modification क्या हुआ कि पहले आप देखते थे ऋग्वैदिक काल की महिलाएं सभा की कार्यवाही में हिस्सा लेती थी। सभा और समिति तो मैं बता चुका हूं विदत और गत प्रशासन वाले में। तो सभा की कार्यवाही में पहले महिलाओं को भाग लेने की अनुमति थी, लेकिन अब महिलाओं को सभा की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति नहीं है। अब महिलाएं सभा में नहीं जा सकती, नंबर 1। तो यही गिरावट। और दूसरा है कि उत्तर वैदिक ग्रंथ एक है ऐत्रेय ब्राह्मण। मैं साहित्य की सूची अलग बताऊंगा। तो उत्तर वैदिक ग्रंथ ऐत्रेय ब्राह्मण में पहली बार कहा गया है कि पुरुष ऐत्रेय ब्राह्मण नामक ग्रंथ में कहा गया है, ग्रंथ है कि पुत्र परिवार का रक्षक है और पुत्री दुख का कारण है। यानी सन इज द प्रोटेक्टर ऑफ फैमिली एंड द daughter is the root of sorrow. So if the Atriya Brahmana is making such a declaration, my friends, so it is giving a hint towards the slight declining social condition of women. तो देखो, अब वुमेन के कंडीशन में गिरावट सोशल कंडीशन में 2 कारणों से होगी। एक तो वर्ण व्यवस्था जब जटिल होता जाएगा तो कारण होगा, और दूसरा कारण होगा जब आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कम होती जाएगी। लेकिन वैदिक काल तक आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कम नहीं हुई है। जब आप वैदिक काल से आगे बढ़ोगे तो मैं आपको बुद्ध काल ऑनवर्ड्स बताऊंगा कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति जब उनकी आर्थिक दशा में गिरावट आएगी तो उनकी सामाजिक स्थिति में भी गिरावट आएगी। सो वी हैव टू ऑब्जर्व देयर। ओके, सो वी हैव टू स्टॉप हियर। अब दिस इज ओवर, इसको यहीं छोड़ते हैं। अब इतना तो आप बता दीजिए पहले कि इतना तक आप क्लियर हो कि नहीं, क्योंकि यहां तक कोई रुकावट होगी तो मैं फिर आगे बढ़ता हूं। इसमें अगर कोई चीज आप नहीं समझे तो मैं आई एम हियर टू हेल्प यू। मिस्टर अंकुर, आस्क माय स्टूडेंट्स, आर दे ओके? ओके है, ठीक है। अब यहां पर मैं 2-3 बातें आपके सामने लाना चाहूंगा। कुछ बच्चे उपनयन का मतलब है, अगर तुम ठेठ शब्दों में गांव के रूल से परिचित हो गए तो जनेऊ सुना है, जनेऊ होता है लोगों का, उसी को उपनयन बोलते हैं। इंग्लिश में उसको कहते हैं सेक्रेड थ्रेड, उसके लिए टर्म आता है सेक्रेड। सेक्रेड मतलब पवित्र, और थ्रेड का मतलब धागा, पवित्र धागा। तो इंग्लिश में उसको सेक्रेड थ्रेड बोलते हैं। और इसका एक नाम है सेक्रेड इन्वेस्टिचर भी, सेक्रेड इन्वेस्टिचर, थ्रेड के बाद इन्वेस्टिचर भी इसका नाम है। हिंदी में कहते हैं उपनयन, संस्कृत में कहते हैं उपनयन, और उसको आप ठेठ शब्दों में, ग्रामीण शब्दों में कहोगे तो जनेऊ संस्कार होता है। शादी से पहले देखते हो कि लड़कों का जनेऊ होता है, खास के जो उच्च जाति के लोग हैं तो उनको, उसी को कहते हैं सेक्रेड थ्रेड। विष का मतलब होता है कबीला, एक ओवरऑल कबीला जो गतिशील हो, जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर स्थान बदल रहा हो, उसी को विष बोलते हैं। सर नगीना पूछ रही है कि सर पुरुषों को भी तो रोका जा सकता था कि वो शूद्रों से शादी न करें। कौन पूछ रही है? नगीना।
नगीना, आपका मैं प्रश्न का जवाब दे देता हूं। देखो नगीना, एक्चुअली आपका प्रश्न कि पुरुषों को भी तो रोका जा सकता था कि शूद्र की शादी मत करे, यही तो नगीना आपको समझना है। पुरुष अगर निम्न जाति की महिला से शादी कर लेती थी तो उससे वन व्यवस्था को खतरा नहीं होता था। कहोगे क्या? अब यही देखो पुरुष प्रधान समाज की चालाकी देखो यहाँ कैसे होता था। जैसे दो तरह के विवाह होते थे, नगीना मेरी बात को आप गौर से सुनना, बुद्ध काल में सूत्र काल में समझोगे। दो प्रकार के विवाह होते थे। एक प्रकार का विवाह होता था अनुलोम विवाह, दैट इज कॉल्ड अनुलोमा टाइप ऑफ मैरिज। सेकंड वन इज द प्रतिलोम विवाह, प्रतिलोमा टाइप ऑफ मैरिज। तो अनुलोम विवाह में क्या होता था कि इफ द कास्ट स्टेटस यानी वर्ण स्टेटस ऑफ द मेल इज हायर देन दैट ऑफ फीमेल, तो दैट इज अनुलोमा टाइप ऑफ मैरिज। अगर पुरुष का वर्ण महिला के वर्ण से ऊंचा होता था तो अनुलोम विवाह होता था। तो उससे जो बच्चा होता था उसकी स्थिति दोनों के बीच की हो जाती थी। जैसे मैं आपको ऐसे बताऊं कि अनुलोमा टाइप ऑफ मैरिज को मतलब धर्मशास्त्र में, धर्मशास्त्र अभी नहीं है, बुद्ध काल से चर्चा होगी, अनुलोम टाइप ऑफ मैरिज को अनुमति थी, उसको अनुमति थी। जैसे अनुमति यह थी कि जो अनुलोम विवाह में, जैसे अब धर्मशास्त्र में नियम के अनुसार कि एक पुरुष को सॉरी एक ब्राह्मण को 4 मैरिज, 4 विवाह, एक क्षत्रिय को 3 विवाह, एक वैश्य को 2 और एक शूद्र को 1 विवाह करने का अधिकार था। तो अगर ब्राह्मण पुरुष है तो एक महिला उसके अपने वर्ण से आएगी जो उसकी अपनी पत्नी होगी, उसके बाद फिर एक क्षत्रिय से, एक वैश्य से और एक शूद्र से। उसी तरह से अकॉर्डिंगली क्षत्रिय में पहले एक अपनी वर्ण से फिर दूसरे से। उसमें वो रास्ता कैसे निकाल देते थे कि जो बच्चा होगा, जो बच्चा को स्टेटस मिलेगा वह बच्चा हमारे अपने वर्ण की पत्नी से होगा और बाकी जो बच्चे होंगे वह दोनों वर्णों के बीच की स्थिति होगी। लेकिन इसलिए उनको लगता था कि इससे वर्ण स्टेटस थ्रेटेन नहीं होगा और उनको लगता था अगर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, महिला का वर्ण अगर निम्न जाति से है तो बच्चे का वर्ण भी निम्न जाति का हो जाएगा, जिस जाति के वर्ण का है उसी जाति का रह जाएगा। क्षत्रिय पत्नी से है तो क्षत्रिय जाति का रह जाएगा। लेकिन उनको ये डर होता था कि अगर महिला का वर्ण ऊंचा हो तो उससे जो बच्चा होगा और पुरुष का वर्ण नीचा हो तो फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ब्राह्मण का जो बच्चा है वो चला जाएगा शूद्र में। वो क्या करते थे जानबूझकर कि उसको चांडाल की का स्टेटस, जैसे अगर पत्नी ब्राह्मण है यानी महिला और पुरुष अगर शूद्र है तो उसे जो बच्चा पैदा होता था उसको जानबूझ के चांडाल की कोटि में रख देते थे। तो ये जो आप देखते हो इस तरह की जो बातें हैं, दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम। और इसीलिए अनुलोमा विवाह की मैरिज था, प्रतिलोमा का मैरिज नहीं का अनुमति नहीं था, क्योंकि वर्ण व्यवस्था को खतरा उनको प्रतिलोम से होता था। हाँ क्या बोले मिस्टर अंकुर? रेखा पूछ रही सर कि पुत्री को दुख का कारण क्यों बताया गया ऐतरेय ब्राह्मण में? जानबूझ के लड़कियों को डिसग्रेस किया गया, नहीं बताना चाहिए। कौन पूछ रही? रेखा। रेखा, मैं आपके कष्ट को समझ सकता हूं, मुझे भी इस बात से पीड़ा है, लेकिन क्या करूं वो इसी तरह बोलते हैं क्योंकि उनको डिसग्रेस हो रहा है। मैंने वो डिसग्रेस करना है, किसी तरह उसके महत्व को कम करना है। ये सिम्टम है, कॉज नहीं। हैदर अली पूछ रहे सर जी, वैदिक में सबसे पुराना मंडल कौन सा है? सबसे पुराना मंडल दूसरा से 7वां मंडल सबसे पुराना है और पहला मंडल और 10वां मंडल बाद का है। ओके सर। तो अब मैं थोड़ा देखो उत्तर वैदिक काल में, तो यहां पर आपको दिया है कि महिलाओं की सामाजिक स्थिति में गिरावट क्यों। वैदिक काल में कुल मिलाकर महिलाओं की सामाजिक स्थिति में अच्छी रही थी, परंतु बाद के कालों में उनकी स्थिति गिरती चली गई। इसके निम्नलिखित महत्वपूर्ण कारण थे। एक, उत्पादन में महिलाओं की भागीदारी, बाद के काल में भागीदारी का कम होता जाना। इसमें आपको बताया जा रहा है कि वैदिक काल तक परिवार के लोगों को ही कृषि कार्य में लगाया जाता था, परंतु कितना क्लियर कट आपको नोट्स में लिखा हुआ है। परंतु बुद्ध काल में जब बड़े पैमाने पर कृषि का विकास हुआ तो दासों और श्रमिकों को खेती में लगाया जाने लगा। इस कारण उत्पादन में महिलाओं की भूमिका कम होती चली गई तथा इससे महिलाओं की सामाजिक दशा में गिरावट आती गई। डिमिनिशिंग रोल इन प्रोडक्शन इन द ऋग्वैदिक एरा, वुमेन actively participated in agricultural activities alongside their family members. However, with the expansion of agriculture during the Buddha period, more labor and slaves were required. Consequently, women's participation in production decreased, which had a negative impact on their social status. तो ये दोनों आपको आमने सामने जो लैंग्वेज में देखना चाहे देख लीजिए। वन व्यवस्था का जटिल होना, जो मैंने अभी समझाया है कि अगर वन व्यवस्था की शुद्धता को बनाए रखने, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है। अब मैं गोत्र की अवधारणा वगैरह आपको समझाता हूं। आप लोगों ने पढ़ा होगा गोत्र आश्रम, देखिए आप लोगों ने गोत्र, देखिए आप लोगों ने गोत्र वगैरह तो पढ़ा ही होगा। अब मैं आपको बता देता हूं, आपको क्लास में ही याद हो जाएगा, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोत्र, गोत्रा, देखो एक गोत्रा शब्द है वो गोष्ठ से निकला है। गोष्ठ, गोष्ठा, गोष्ठा का मतलब क्या होता है पता है? काउपेन। काउपेन, काउपेन का मतलब इसको क्या कहते हो? गायों का खटाल।
जिन लोगों की गाय एक साथ बांध, जिन ऋषियों की, दिस इज ऑल अबाउट ऋषि सेंस, जिन ऋषियों की गाय एक साथ बांधी जाती थी वो एक गोत्र के माने गए। जिन ऋषियों की गाय एक साथ बांधी जाती थी वो एक गोत्र के माने गए। दे बिलोंग टू द सिंगल वन गोत्रा यू कैन से, क्योंकि उनकी गाय एक साथ बांधी जाती थी। और उसी गोश्त से गोत्र निकला है, मतलब कि द काउस ऑफ द सेंट्स which were tied together at a single one place, so that was a cow pain. So if someone is having the common cow pain, so it means that they belong to common gostha, and it is from gostha the term gostha originated. तो यही उसका ओरिजिन है गोष्ठ का, गोत्र का। अब पहले गोत्र 7 ऋषियों के नाम पर था, 7 ऋषियों के नाम पर, और फिर इसमें 8वां ऋषि जुड़ गए अगस्त्य। गोत्र पहले, और फिर इसमें 8वां ऋषि जुड़ गए अगस्त्य। गोत्र पहले ब्राह्मणों का होता था, एंड ब्राह्मीन्स एलोटेड दिस गोत्रा टू देयर यजमाना, क्षत्रियाज एंड वैश्याज यजमाना। शूद्राज का गोत्र नहीं होता था। क्षत्रिय और वैश्या यजमान को किसने गोत्र देना शुरू किया? तो ब्राह्मीन्स ने। तो पहले ब्राह्मीन्स को गोत्र होता था, फिर वो क्षत्रिय और वैश्या यजमान को दिया। अब मैं आपको बता दूं कि उत्तर वैदिक काल तक गोत्र बहिर्गमन विवाह नहीं होता था। अप टू लेटर वैदिक पीरियड गोत्रा एक्सोगेमस मैरिज वाज नॉट प्रिवेलिंग। गोत्रा एक्सोगेमस का मतलब है कि एक गोत्र में विवाह ना होना, जो अभी भी तक प्रचलन में है। तो यह उत्तर वैदिक काल में इस तरह की बात नहीं थी, आगे के काल में हुई। अब देखिए, आप लोग इस सोसाइटी में सुनते होंगे कि कई बार एक गोत्र में विवाह होने का सोसाइटी में बड़ी निंदा की जाती है, और कई राज्यों में तो बड़ी समस्या भी हो गई। पंचायत ने उसमें इस तरह के जो उनको दोषी करार दिया, जो एक गोत्र में मैरिज किया, उनको पनिशमेंट मिला। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता कि एक गोत्र में विवाह का कॉन्सेप्ट है कि एक रक्त संबंध में विवाह हुआ, एक ब्लड रिलेशन में। लेकिन आप ओरिजिन को जरा गौर करके देखिए, ब्लड रिलेशन कहां है? ऋषियों की गाय बांधी जाती थी, वो भी तो ब्लड रिलेशन नहीं है। और फिर अगर ब्राह्मण यजमान क्षत्रिय और वैश्या को देते हैं, सॉरी जो ब्राह्मीन्स है, ब्राह्मीन्स पंडित हैं, वो अगर अपने क्षत्रिय और वैश्या यजमानों को देते हैं तो वो भी तो रक्त संबंध नहीं हुआ। तो रक्त संबंध वाली बात यहां तो बाद में ये धारणा विकसित हुई, पहले तो इस तरह की बात नहीं थी। तो ये हुआ गोत्र। दूसरा गोत्र के बाद हुआ गोत्र, उसके बाद आपका आता है आश्रम पद्धति। आश्रम पद्धति, आश्रमा सिस्टम, आश्रमा सिस्टम। अब देखो आश्रमा सिस्टम देखिए, तो आश्रमा सिस्टम वो भी इंटरेस्टिंग सिस्टम है। अब बताइए, उस समय एक वैदिक आर्य का जीवन है, उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट वाज ए लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ ए वैदिक आर्यन, यू कैन नॉट डिसाइड द लाइफ एक्सपेक्टेंसी मोर देन 30 ईयर्स। मतलब 30 ईयर्स मुश्किल से लाइफ एक्सपेक्टेंसी रही होगी उनकी। जीवन प्रत्याशा लगभग 30 ईयर्स रही होगी। लेकिन थियरी में, सिद्धांत में, एक आर्य के जीवन का को 100 वर्ष निर्धारित कर दिए गए कि एक आर्य का जीवन 100 वर्ष का है, और उनके 100 वर्ष के जीवन को 4 चरणों में 25 वर्षों में बांट दिया गया। मैंने देयर लाइफ वाज टोटली डिवाइडेड इनटू 25 ईयर्स ईच। उन 25 वर्षों में जो ब्राह्मण हैं उनका, ब्राह्मण जैसे 25 वर्ष है तो 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गिरहास्था, वानप्रस्था एंड संन्यास। अब मैं आपको बताना चाहता कि वैदिक काल तक 3 ही आश्रम जुड़ पाए थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। चौथा आश्रम सूत्र काल में यानी बुद्ध काल तक आकर विकसित हुआ है। क्या 4 आश्रम है, उनके 4 भागों में बांटा गया। मतलब एक ब्राह्मण बालक 8 वर्ष की उम्र में, एक क्षत्रिय बालक 11 वर्ष की उम्र में, एक वैश्य बालक 12 वर्ष की उम्र में उसका उपनयन संस्कार होता है। दे आर ऑब्जर्विंग सेक्रेड थ्रेड एंड दे आर इनेबल्ड फॉर गोइंग फॉर एजुकेशन इन गुरुकुला। मतलब कि उनका अगर एक बार उपनयन संस्कार हो जाता है तो अधिकृत हो जाते हैं कि वह गुरुकुल में एजुकेशन के लिए जाए। तो फिर वो क्या होता है कि एजुकेशन के लिए वो जाते हैं कहां? तो गुरुकुल में। दे आर गेटिंग एजुकेशन वेयर? एट गुरुकुला। तो चलिए, गुरुकुल में उनको एजुकेशन हुआ। अब
वहां गए, शिक्षा पाई, एक सन्यासी की तरह जीवन जिया, भिक्षाटन से काम चलाया। दे आर जस्ट डिपेंडिंग ऑन द बेगिंग एंड दे आर जस्ट, यू कैन से, in fact there the education and character building both had to go together during this period, so they are just going to improve their character as well. तो उनका गृहस्थ आश्रम पूरा हुआ। जब गृहस्थ सॉरी उनका ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा हुआ, उनकी शिक्षा जब पूरी हो जाती थी, तो शिक्षा पूरी होने के बाद गुरु उनको एक संस्कार करवाते थे। 16 संस्कार में मैं आपको बताऊंगा, एक संस्कार हुआ भी होता था, उसको बोलते थे समापवर्तन संस्कार। तो समापवर्तन संस्कार जब होता था तो उनको एक रिचुअल स्नान करना होता था। रिचुअल स्नान, रिचुअल बाथ उसको कहते हैं, अनुष्ठानिक स्नान। सो इफ ही वाज डूइंग रिचुअल बाथ, तो आफ्टर टेकिंग रिचुअल बाथ ही वाज बीइंग एन स्नातका। जब वो अनुष्ठानिक स्नान कर लेता था तो स्नातक बन जाता था। आज जो आप ग्रेजुएट शब्द सुनते हो, वो ग्रेजुएट शब्द कहां से आया है? स्नातक से आया है। और स्नातक शब्द उसी स्नान से आया है, जैसे गुरु उनको तालाब में ग्रेजुएट शब्द कहां से आया है? स्नातक से आया है। और स्नातक शब्द उसी स्नान से आया है, जैसे गुरु उनको तालाब में स्नान करवाते थे और मंत्रोच्चारण करते थे। स्नान करने के बाद तब उसकी शिक्षा कंप्लीट हो गई। अब चूंकि वो अधिकतर तो कुलीन परिवार से या राज परिवार से होता था, तब तक उसके घर से उसके मैनेजर, नौकर ये सब आ जाते थे, या उनके अभिभावक रथ लेकर आफ्टर टेकिंग चैरियट उनके घर पर ले जाने के लिए, और उन अपने साथ वो कीमती वस्त्र और आभूषण लेकर आते थे। तो स्नातक बनने के बाद, समावर्तन संस्कार और स्नातक बनने के बाद पहली बार वो अपने जीवन में कीमती कपड़े पहनता था, आभूषण धारण करता था, और घर पर तब तक पूरी तैयारी हो चुकी है, घर जाता था और उसका विवाह संस्कार संपन्न होता था। तो आ गया गृहस्थ आश्रम में। अब गृहस्थ आश्रम में उसने अपने दायित्व को पूरा किया। जब उसका 50 वर्ष पूरा हो गया, सिद्धांत के अनुसार, थियरी में 50 वर्ष तो उम्र भी नहीं थी, पूरा हो गया, तब वो चला गया वानप्रस्थ आश्रम में। तो वानप्रस्थ आश्रम में चला गया, और वानप्रस्थ आश्रम में जब वो जाता है तो वो घर से संबंध रखता है। ही वॉज हैविंग रिलेशंस विद द फैमिली, बट ही वॉज सपोज टू लिव इन ए सेक्लूडेड प्लेस इन ए फॉरेस्ट। Although he was having the connectivity with the family, but he had to live in a secluded place for the place of the forest in order to do the meditation and to think over the basic question of life. जो जीवन के जो बेसिक प्रश्न है, जो मूलभूत प्रश्न है, वो मूलभूत का प्रश्न का उत्तर पाने के लिए वह जंगलों में मनन और चिंतन का कार्य करता है। Then comes the fourth stage, that is called sannyas ashrama. So then comes the fourth stage, that is called sannyas ashrama. So in sannyas ashrama, what happens? Now he was going to loft into the deep forest, and even his members of the family was not you can say having any connection with him.
possibly he discarded body in the secluded place in all alone. मतलब कि secluded place in all alone, मतलब कि वह यहां से संन्यास आश्रम में, वो यहां से बिल्कुल जाके घने जंगल में खो जाता था। उसकी कोई सूचना उसके परिवार के सदस्यों की नहीं होती थी। वो एक तरह से अपने शरीर का परित्याग कर देता था। तो ये चौथा आश्रम हुआ। अब मैं यहां पर बताऊंगा कि भाई इस आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस आश्रम सिस्टम। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव्स की बात करोगे, उद्देश्य की बात करोगे, तो दो तरह का ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य है। एक तरह का उद्देश्य है 4 पुरुषार्थों को प्राप्त करना। 4 पुरुषार्थों को प्राप्त करना, टू अटेन 4 पुरुषार्थ as 4 पुरुषार्थाज। टू अटेन 4 पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थों को प्राप्त करना। और वो 4 पुरुषार्थ कौन है पता है? अर्थ, धर्म, काम एवं मोक्ष। वो 4 पुरुषार्थ है, वो 4 पुरुषार्थ है अर्था, धर्म, कामा और मोक्षा। अब माय स्टूडेंट्स, आई एम आस्किंग वन क्वेश्चन। मिस्टर अंकुर, बी केयरफुल, आई एम गोइंग टू आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम माय स्टूडेंट्स, ओके? इसमें मेरा प्रश्न यह है कि चार पुरुषार्थ में कौन सा पुरुषार्थ सबसे महत्वपूर्ण था? व्हिच वाज द पुरुषार्थ वाज सपोज्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट? सबसे अधिक महत्वपूर्ण किस पुरुषार्थ को माना गया? चॉइस ए, अर्थ, चॉइस बी धर्म, चॉइस सी काम एंड चॉइस डी मोक्ष। ए बी सी डी। ए अर्थ, बी धर्म, सी काम एंड डी मोक्ष। बी फास्ट। कुछ डी पे है, कुछ बी पे है। कुछ डी पे है, कुछ बी पर। ज्यादा कौन है? ज्यादा डी है। ज्यादा डी। डी है। वेबसाइट पे तो पूरा डी है। अब देखो मैं स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है धर्म, बी। बी फॉर बॉम्बे। क्यों? अब देखो मैं स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है धर्म, बी। बी फॉर बॉम्बे। क्यों? क्योंकि देखिए, पहला सुनते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में 3 है धर्म, बी। बी फॉर बॉम्बे। क्यों? क्योंकि देखिए,
पहला सुनते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में 3 पुरुषार्थ। ब्रह्मचर्य आश्रम में धर्म इंपॉर्टेंट था 1, गृहस्थ आश्रम में 3 इंपॉर्टेंट था, अर्थ, धर्म और काम। ये 3 गृहस्थ आश्रम में थे। वानप्रस्थ आश्रम में धर्म और मोक्ष था। संन्यास आश्रम में धर्म और मोक्ष था। तो मोक्ष 3 आश्रम में थे और धर्म 4 आश्रमों में था, काम 1 आश्रम में था। एक आश्रम में था, केवल गृहस्थ में। तो सबसे उद्देश्य ये हुआ। एंड दूसरा इनका उद्देश्य था 4 प्रकार के ऋणों से मुक्त होना। 4 प्रकार के ऋणों से मुक्त होना, टू बी फ्री फ्रॉम द 4 टाइप्स ऑफ डेट्स। अब 4 टाइप्स ऑफ डेट्स क्या है हम लोगों का? तो एक है देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण, तीसरा पितृ ऋण और चौथा मानव जाति के ऋण। तो हम पर देवताओं का ऋण है, हम पर ऋषियों का ऋण है, हम पर पितर का ऋण है, हम पर देवताओं का ऋण है। माने वी आर जस्ट टेकिंग डेट फ्रॉम गॉड, वी आर इंडेटेड टू सेंट्स हु आर वर्किंग एंड हु आर जस्ट, यू कैन से, प्रेइंग फॉर आवर वेल बीइंग, एंड देन वी आर इंडेटेड इवन टू पितृ यानी आवर फोरफादर्स, एंड बिकॉज ही हैज गिवन बर्थ टू अस। एंड मतलब देखिए, अब ये भी कितना बाइज्ड है, जेंडर बाइज्ड अप्रोच है कि पितृ ऋण को कैसे चुकाओगे? तो पितृ ने एक पुत्र को पैदा किया है, तो तुम आए हो, अब तुम उनको एक पौत्र दे दो, अब पौत्र दे दो तब ऋण चुकेगा। इसीलिए अब हमारी परंपरा में एक जेंडर बाइज यहां पर आ जाता है, पुत्र दिए तो पितृ ऋण। और मानव जाति का ऋण का मतलब है कि वी आर इंडेटेड टू होल ह्यूमैनिटी, सो वी हैव टू डू सम वेलफेयर वर्क्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। तो हमें कुछ लोक कल्याण के लिए भी, मानव जाति के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। तो 4 ऋण से मुक्त होना है। और लेकिन वास्तविक उद्देश्य क्या है? ये तो उसका थियोरेटिकल एस्पेक्ट है, तो उसका सैद्धांतिक पक्ष है। व्यवहारिक पक्ष क्या है? तो व्यवहारिक पक्ष यानी प्रैग्मेटिक, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो प्रैग्मेटिक ऑब्जेक्टिव है कि टू स्ट्राइक अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन इंडिविजुअल फ्रीडम एंड सोशल कंट्रोल। मतलब निजी उद्यम और सामाजिक नियंत्रण के बीच संतुलन स्थापित करना। निजी उद्यम और सामाजिक नियंत्रण के बीच संतुलन स्थापित करना, यह क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे देखिए, जैसे एक व्यक्ति है, वह एक व्यक्ति चाहेगा कि हमें काम करने की आजादी मिले, आई हैव टू टेक फ्रीडम फॉर डिसीजन मेकिंग। आप देखो, ज्वाइंट फैमिली है, परिकल्पना करो कि ज्वाइंट फैमिली में दादाजी की उम्र हो गई 85 वर्ष, 85 ईयर्स, लेकिन 85 या 84 ईयर्स वो तब तक मालिक बने रहे और डिसीजन में रोल करते रहे। और पोते की उम्र हो गई 45 वर्ष और इन बीच बेटे की उम्र है 65 वर्ष। तो क्या होगा कि ऐसी स्थिति में पता चला कि दादाजी जब मरे तब तक पोता 45 वर्ष का तैयार है, तो डायरेक्ट उनकी जो मिल्कियत है, जो ऑनरशिप है, वो डायरेक्ट ग्रैंडफादर से ग्रैंडसन को आ गया। तो बेचारा जो 65 वर्ष के एज में उसका पिता बैठा हुआ है, वह सोच रहा है कि पता नहीं मैं क्यों आया, मेरे जीवन का मकसद क्या है, क्योंकि उसको तो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली। वो तो पहले पिता के नियंत्रण में रहा, फिर पुत्र के नियंत्रण में आ गया। तो हर व्यक्ति को अल्टरनेटिवली उनको निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो और उनको अपने जीवन में निर्णय लेने की स्वतंत्रता से संचालित करने का अधिकार मिले, इसलिए। लेकिन दूसरी तरफ सामाजिक नियंत्रण रहे, लेकिन व्यक्ति की प्रतिभा भी कुंद ना हो। तो जैसे मतलब अब क्या है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में बेटा है, जब वो तैयार होकर गृहस्थ में आया तब तक उसका पिता चला गया वानप्रस्थ में और दादाजी चले गए सन्यास में। अब बेटा उसका है, उसका बेटा हुआ, वो चला गया शिक्षा लेने के लिए गुरुकुल में। वो जब तैयार होकर आया तब तक इसका वानप्रस्थ का समय होगा। तो अल्टरनेटिवली सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन मैं एक और भी व्यवहारिक बात बताऊं, मेंटली अलर्ट होना आप लोग। जैसे एक ही आश्रम जो गृहस्थ आश्रम था वही वास्तविक आश्रम था, और बाकी जितने भी थे वो प्रोपेगेंडा था। जैसे आप देख, तो किसी के घर पर आदर्श था, समाज का आदर्श था, यथार्थ था केवल गृहस्थ आश्रम। जैसे मान लो किसी के घर में देखो एक गांधी की तस्वीर लटकी हुई है और लिखा हुआ है सदा सत्य बोलो, तो आप अनुमान कर लो कि वो सदा सत्य बोलता है, तो गलत हो जाएगा क्योंकि वो झूठ भी बोलता है। उसी तरह से ये आश्रम है 4, व्यवहार में केवल गृहस्थ आश्रम था। तो उसे फायदा होना क्या है? फायदा होना है ना,
फायदा ये होना है कि अगर आपके सामने गांधी की तस्वीर लटकी हुई है और सदा सत्य बोलो आपने लिखा हुआ है, तो इतना तो कम से कम इंपैक्ट पड़ता है कि जब आप झूठ बोलने लगते हो तो आपकी जबान लड़खड़ाने लगती है, या आपको हिचक होती है, या आप कोशिश करते हो कि जब तक कोई बहुत बड़ा लाभ या बहुत बड़ी हानि ना हो तो सच ही बोलूं। उसी प्रकार से अगर आप इस आश्रम व्यवस्था में हो, तो गृहस्थ आश्रम में ही हो, लेकिन अगर जैसे दादाजी है वो भी गृहस्थ आश्रम में बैठे हुए हैं, पिताजी भी गृहस्थ आश्रम में बैठे हुए हैं, तो पहले तो बात बात में रोक टोक कर सकते थे। अब वो रोक टोक करने से इसलिए डरते हैं कि अगर वो रोक टोक करेंगे तो बेटे उनको याद दिला देगा कि पिताजी कायदे के हिसाब से तो आपको वानप्रस्थ में होना चाहिए था, दादाजी को बोल देगा कि कायदे के हिसाब से आपको संन्यास में होना चाहिए था, तो वो चुप हो जाएंगे। उनको लगेगा कहीं ऐसा ना हो कि ये पता नहीं उठाकर हमें कहीं वानप्रस्थ में या संन्यास में न डाल दे, इसलिए कम से कम वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे और चुप रहेंगे, उसको स्वतंत्र रूप से काम करने का बहुत हद तक अवसर मिलेगा। तो यही है आपका आश्रम व्यवस्था का लक्ष्य। अब हम इसमें आपको एक चीज और भी बताना चाहेंगे, वर्ण, जाति और संस्कार। आपने सुना होगा वर्ण, जाति और संस्कार, तो हम लोग वर्ण, जाति और संस्कार भी थोड़ा समझ ले। वर्ण एवं जाति, यहां पर मैंने बहुत क्लियर कट रूप से वर्ण एवं कास्ट, देखिए संस्कार बाद में देखते हैं, वर्ण एवं जाति पहले देखते हैं। भारतीय समाज में वर्ण एक आदर्श परिकल्पना बनी रही, जबकि जाति समाज का यथार्थ बन गया। भारत में जाति के विकास का एक लंबा इतिहास रहा है, जिस प्रकार है। Varna and caste. Varna remain an ideal concept in Indian society, while caste became the reality. The development of caste in India has a long history that can be understood as follows. देखिए, वर्ना है वो वर्ना सिस्टम एक आदर्श परिकल्पना है। That was what ideal of society, not reality. मतलब 4 वर्ण है, उन 4 वर्णों के दायित्व निर्धारित कर दिए गए। ब्राह्मण का यह दायित्व है, क्षत्रिय का यह दायित्व है, वैश्य का यह दायित्व है, शूद्र का यह दायित्व है। किसी आलोचक ने बहुत ही सही बात कही, अगर हमारी सोसाइटी स्टेटिक होती है, सोसाइटी रुकी रहती, तब तो वर्ण व्यवस्था अपने ढंग से चल जाता। लेकिन हमारी सोसाइटी तो गतिशील थी, तो 4 के 4 अपने दायित्व निर्धारित किए, लेकिन सोसाइटी केवल उसी सीमा तक रहे। तब तो जाति की व्यवस्था का विकास कैसे हुआ? तो जाति बन गई समाज की रियलिटी। जाति शब्द, दिस जाति टर्म हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम कास्ट। जाति इज द हिंदी वर्ड ऑफ कास्ट, एंड कास्ट हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ पोर्चुगीज वर्ड कास्टा। तो पुर्तगीजों ने सबसे पहले कास्टा शब्द का प्रयोग इंडिया में किया। तो अब देखते हैं कि जाति में वर्ण विभाजन आरंभ में पेशे पर आधारित होता था, परंतु सूत्रकाल में 7वीं सदी ईसा पूर्व में वर्ण विभाजन का आधार, नहीं, बुद्ध काल और सूत्रकाल लगभग एक ही है, वर्ण विभाजन का आधार जन्म बना दिया गया। इसके कारण वर्ण व्यवस्था के उल्लंघन का रास्ता तैयार हुआ और वर्ण संकट समूह अस्तित्व में आने लगे। और जनरली द वर्ना डिवीजन वॉज बेस्ड ऑन वर्न्स प्रोफेशन। हाउ during the Sutra period, 7th century BC, birth became the primary factor for determining Varna. This shift in criteria led to the violation of Varna system and the emergence of Varna Sankara groups, which can be thought of as hybrid or mixed Varna categories. देखिए, जैसे अब ये क्लासरूम है, सपोज करिए, और इसमें मान लीजिए 200, 300, 400 बच्चे बैठे हुए हैं। तो अब हमने एक आदेश निकाला कि भाई देखो, इस क्लास से बाहर कोई नहीं जाएगा। अगर क्लास से बाहर गया तो मैं क्लास में अंदर नहीं आने दूंगा, उसको बाहर कर दूंगा। तो पता चला कि कुछ समय के बाद क्लास लंबा खींचा, एक बच्चे ने कहा कि सर हमको वॉशरूम जाना है, हमको तो जाना पड़ेगा। तो वो दौड़ता हुआ निकल गया, हमने मना करने पर। किसी ने कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे थोड़ा सा जाना पड़ेगा, किसी को प्यास लगी है। बाद में मुझे पता चला कि क्लास के अंदर जितने बच्चे बैठे हुए हैं उससे ज्यादा क्लास के बाहर बैठे हुए हैं। तो देन वी विल जस्ट ट्राई टू, भाई अब ऐसे में हम कैसे क्लास चलाएंगे? तो उनके लिए कोई व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, नहीं तो इतने बड़े बच्चे कहां जाएंगे? तो देन वी आर गोइंग टू क्रिएट सम रूल्स फॉर देम। तो वही हुआ कि पहले क्या था कि पहले तो वर्ना सिस्टम फ्लूइड था, मोबाइल था, सोशल मोबिलिटी थी उसमें, यानी एक वर्ना अपना ऑक्यूपेशन चेंज करता तो दूसरे वर्ना में चला जाता। अभी मैं बुद्ध काल आगे कराऊंगा, इसी को सूत्रकाल बोलते हैं। इसमें पहली बार वर्ण विभाजन का आधार जन्म को बना दिया जाएगा। जन्म का मतलब है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, कोई अपना वर्ण स्टेटस चेंज नहीं कर सकता था। और खास के निम्न वर्ण तो उच्च वर्ण के स्टेटस को नहीं अपना सकता था, भले ही उच्च वर्ण निम्न वर्ण के स्टेटस को अपना ले। तो वर्ण को चेंज नहीं कर सकता था। उसमें 2 कारणों से वर्ण व्यवस्था का उल्लंघन होता था, ध्यान कर लेना तुम लोग। एक है, अगर निम्न वर्ण के लोग, अगर निम्न वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की महिला से विवाह कर लिया तो फिर वर्ण का अतिक्रमण हो जाएगा, वो तो प्रतिलोम विवाह होगा, उसके से नीचे गिरेगी। तो अब वर्ण व्यवस्था को तुम देखते हो कि भाई जब आपने नियम बना दिए कि पिता का वर्ण ही पुत्र को प्राप्त होगा, तो वर्ण का उल्लंघन शुरू हुआ। और वंस द कंट्रावेंशन ऑफ वर्ना सिस्टम स्टार्टेड, तो जिसने उसका उल्लंघन किया, एक तो विवाह के लिए उसका उल्लंघन हो जाता था और दूसरा पेशे बदलने के लिए उल्लंघन हो जाता था, एक से दूसरे पेशे में।
क्योंकि दोनों को रिजिड कर दिया था बर्थ ने। तो वर्ना सिस्टम को अगर रिजिड अब करोगे तो क्या होगा, जब एक वर्ना दूसरे वर्णों में घुसेंगे तो मतलब सॉरी, तो वर्ण संकर की स्थिति आएगी। तो वर्ण संकर जो हुआ तो पता चला एक वर्ण है और 5 वर्ण संकर हो गए। तो बाद में वर्ण संकरों को जातियों का स्टेटस मिल गया। तो एक फैक्टर तो हुआ कि वर्ण व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले जो वर्ण संकर समूह है वो जाति के रूप में ढलते चले गए। तो एक फैक्टर यह काम कर रहा है। दूसरा, बड़ा 2 कारणों से वर्ण नियमों का उल्लंघन होता था, जो मैंने आपको समझाया है वही पॉइंट इसमें दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त जाति के विकास में अन्य कई कारकों ने भूमिका निभाई। अब कई कारक क्या है, देखो, किसी ऐसे पेशे का विकास जिसे किसी वर्ण विशेष के अंतर्गत रखना संभव नहीं था, वह पृथक जाति के रूप में विकसित हो गया। इमर्जेंस ऑफ प्रोफेशंस, माने सर्टेन प्रोफेशंस दैट डिडंट फिट विद इन द एस्टैब्लिश्ड वर्ना सिस्टम डेवलप्ड इनटू सेपरेट कास्ट। दीज प्रोफेशंस वेर कंसिडर्ड डिस्टिंक्ट एंड वेर ऑफन एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक स्किल्स और ऑक्यूपेशंस। मतलब आपको यहां पर सूचना मिलती है कि जिस पेशे को, जैसे अब क्या हुआ कि कई, जैसे 4 वर्ण में तो सबको आपने पेशे निर्धारित कर दिए, लेकिन कोई 5वां ऐसा पेशा आ गया जो किसी वर्ण में उसको आप नहीं रख सकते, तो ये पृथक जाति बन गई। जैसे मैं उदाहरण बताता हूं, अब 6ठी सदी ईसा पूर्व में नगरों का विकास हुआ, तो सड़कों की सफाई करने वाले आ गए, गंदगी की सफाई करने वाले आ गए, श्मशान घाट को देखने वाले आ गए। तो इस तरह से जो नए नए ऑक्यूपेशन आए, तो उन ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए लोगों को जो हम कोई नई जाति में नहीं रख पाए, सॉरी नई किसी चतुर्वर्ण व्यवस्था में नहीं आ सकते थे, तो अलग जाति का ही दर्जा उनको मिल गया। तो दैट वाज द सेकंड वन फैक्टर। थर्ड वन फैक्टर क्या है, कुछ पेशेवर समूह एवं शिल्प श्रेणियों का जाति के रूप में ढल जाना, उदाहरण के लिए लुहार, बढ़ई, सुनार आदि। अब गुप्त काल तथा उसके पश्चात देखोगे कि हमारे यहाँ जो अलग अलग पेशेवर समूह, आज भी तुम देखते हो लुहार, बढ़ई, सुनार, ये सब कास्ट हो गया। भाई कास्ट कैसे हुआ, ये तो ऑक्यूपेशन है, आपको नाम से ही पता चलेगा कि भाई तो पेशा था, दे वर प्रोफेशनल्स। तो कास्ट में कैसे ढल गए, तो आगे चलकर जो बहुत सारे मतलब जो शिल्पी समूह है, कारीगर समूह, वो भी जाति के रूप में ढल गए। अब आप देखिए ना, यहां पर इंडिया एक ऐसा मुल्क है जहां हर, ये तो आप देख, शिल्पी समूह है, कारीगर समूह, वो भी जाति के रूप में ढल गए। अब आप देखिए ना, यहां पर इंडिया एक ऐसा मुल्क है जहां हर, ये तो आप देख रहे हो कि हिंदुओं के अंदर है, जो इस्लाम आए तो उसमें भी जाति व्यवस्था कायम हो गई हिंदू के संपर्क से, और जो पारसी आए, क्रिश्चियंस आए, उनमें भी जाति व्यवस्था इंडिया में कायम हो गई। तभी तो वहां पर भी दलित वर्ग के आरक्षण की मांग हो रही कि भाई वहां पर भी एससी स्टेटस मिलना चाहिए। अब देखो क्रिश्चियंस के और मुस्लिम्स को लेकर डिमांड उठ रहा है। सो दिस इज द पॉइंट यू पीपल हैव टू ऑब्जर्व कि ये क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई देखिए, इस तरह से जो कास्ट सिस्टम है, वो कास्ट सिस्टम मतलब डेवलप होने का कारण था कि भाई अलग अलग जो वो प्रोफेशनल समूह भी जाति के रूप में ढल गया। इसके अलावा भी कारण है। अब देखो, तीसरा नंबर कारण यह है कि जो जनजातीय समूह को वर्ण विभाजित समाज में शामिल करने क्रम में नई नई जातियों का विकास हुआ। मैं आपको बताऊंगा, जब मैं आपको मरणोत्तर काल बताऊंगा, तो हालांकि मरणोत्तर काल में तो मैंने इकोनॉमी ऑलरेडी बताया है कि भूमि अनुदान के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों पर जो ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को स्थापित किया गया, तो ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं ने भी धीरे धीरे वहां के जनजातीय को जो अपनी तरफ खींचा, विशेषकर ब्राह्मण्स ने, तो उनको जाति व्यवस्था में धीरे धीरे शामिल करते चले गए। तो जो जनजातीय हैं वो भी जाति में ढलते चले गए। ये मैं आगे बताऊंगा। और आगे चलकर क्षेत्रीयतावाद का प्रभाव भी जाति व्यवस्था पर देखा गया, और एक ही जाति क्षेत्र के आधार पर अलग अलग उपजातियों में ढलती चली गई। Incorporation of tribal groups, new castes were formed to incorporate tribal groups in the structured Varna society. This integration allowed for the inclusion of tribal communities within the broader caste framework. And influence of regionalism. Regional influences also impacted the caste system, leading to the division of the same caste into various subcaste types based on geographical regions. Regional variations contributed to the further fragmentation within the caste system. तो जो क्षेत्रीयतावाद है, रीजनलिज्म है, वो भी कास्ट सिस्टम को इन्फ्लुएंस करेगा, और तुम देखोगे कि कास्ट से सब कास्ट का डेवलपमेंट होगा। तो धीरे धीरे इस प्रकार भारतीय परंपरा में वर्ण तो 4 ही रहे, किंतु जातियों की संख्या हजारों में पहुंच गई। एज रिजल्ट ऑफ दिस फैक्टर्स द नंबर ऑफ कास्ट ग्रू सिग्निफिकेंटली, फार सरपासिंग द ओरिजिनल 4 वर्नास इन द इंडियन ट्रेडिशन. कास्ट मल्टीप्लाइड इनटू थाउजेंड्स, रिजल्टिंग इन ए कॉम्प्लेक्स कास्ट सिस्टम दैट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इन इंडियन सोसाइटी। अब हम लोग बुद्ध काल में आएंगे। यहां तक आप समझ गए कैसे वर्ण से जाति का विकास हुआ। मिस्टर अंकुर, आस्क माय स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आप हमें सुराग दीजिए, फिर मैं आपको ले चलता हूं बुद्ध काल में। यस ओके, समझ गए। अब देखिए, अब बुद्धा एज में आइए। बुद्धा एज आप जानते हैं कि आपको 600 BC में आप आए बुद्धा एज। इसी को महाजनपद काल भी बोलते हैं, बुद्ध काल को बुद्ध काल अथवा महाजनपद काल। हैव यू हर्ड अबाउट बुद्धा पीरियड और महाजनपद काल? यू नो
तो अब इसको देखते हैं क्या है। देखिए, समाज, सोसाइटी। देखो, पहले आपने देखा था कि चतुर्वर्ण व्यवस्था लेटर वैदिक पीरियड में भी थी, लेकिन जो चतुर्वर्ण व्यवस्था था, चतुर्वर्ण व्यवस्था लेटर वैदिक पीरियड में, उसमें पहले ऋग्वैदिक काल की सामाजिक गतिशीलता तो नहीं रही थी फोर फोल्ड वर्णा सिस्टम में, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में आप देखोगे कि जो जन्म है वो जन्म वर्ण विभाजन का आधार नहीं बना था। लेकिन जब आप चतुर्वर्ण व्यवस्था फोर फोर वर्णा सिस्टम जब आप बुद्ध काल में देखते हो तो बर्थ बिकेम द बेसिस ऑफ सोशल डिवीजन, क्योंकि इस काल में तुम देखोगे कि धर्मसूत्र लिखे गए, धर्मसूत्र। और धर्मसूत्र में देखो 4 महत्वपूर्ण स्मृतिकार है जिन्होंने धर्मसूत्रा लिखा है, धर्मसूत्रा की रचना का संकलन किया है, जिसमें है उत्तर भारत में है वशिष्ठ और गौतम, और दक्षिण भारत में है बौधायन आपस्तंभ। तो बौधायन आपस्तंभ लिटरेचर वाले में आगे बताऊंगा उनका नाम। तो इन्होंने जो धर्मसूत्र लिखे हैं, तो उन धर्मसूत्र से आपको उसमें वर्ण विभाजन का आधार स्पष्ट रूप में जन्म को बना दिया गया कि बर्थ बिकेम द बेसिस ऑफ वर्ना डिवीजन। जो बर्थ है वो वर्ना डिवीजन का बेसिस बर्थ हो गया, जन्म हो गया। तो आप बता सकते हैं आपकी वर्ण विभाजन का आधार जब बर्थ हो गया, जब जन्म हो गया, तो इसका मतलब है कि आप वर्ण स्थिति को चेंज नहीं कर सकते। तो वहीं से आपको वर्ण व्यवस्था का उल्लंघन और अतिक्रमण शुरू होगा, जो जाति के रूप में विकास होता चला जाएगा। तो एक तो आपने यह देखा। अब अनुमान करिए कि वर्ण व्यवस्था पहले की तुलना में कठोर हुई, तो महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुधरेगी या बिगड़ेगी? क्या लगता है, वन सुधरेगी टू बिगड़ेगी? जब वर्ण व्यवस्था बुद्ध काल में चलकर वैदिक काल की तुलना में अधिक कठोर हो गई, इट वॉज गोइंग टू बी रिजिड, तो वेदर द कंडीशन ऑफ वुमेन वॉज गोइंग टू इंप्रूव और डिक्लाइन? इंप्रूव 1, डिक्लाइन 2, बी फास्ट। टू डिक्लाइन करेगा। आप लोग काफी काबिल और ब्रिलियंट हो, आपसे मैं इतना सस्ता क्वेश्चन ही बेकार पूछता हूं, क्योंकि आप लोगों के लिए तो ऐसे क्वेश्चन को हल करना चुटकी बजाने के बराबर है। आप लोग तो बड़ी आसानी से हल कर दोगे ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि आप जब मल्टीपल चॉइस में जब अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हो तो ये कौन सी बड़ी बात है। तो ये हुआ, तो महिलाओं की सामाजिक स्थिरता वैदिक काल की तुलना में गिरी, क्योंकि इस काल में प्रोडक्शन में भी एक देखो, यहां प्रोडक्शन वाला भी कारण आ गया। जैसे इकोनॉमिक फील्ड में आप याद करो कि मैंने मध्य गंगा घाटी में जो नगरीकरण आप लोगों को बताया था, अर्बनाइजेशन, वहां पर मैंने एक बात बताई थी कि देखो अब जो कृषि उत्पादन है उसमें दासों और कर्मकारों को लगाया गया। तो पहले क्या था कि परिवार के लोग मिलकर खेती करते थे, तो पुरुष और महिलाओं सभी का रोल होता था। अब नाउ स्लेव्स एंड लेबर्स वेर इन्वॉल्व, यू कैन से, सो ऑब्वियसली यू कैन से कि सोशल कंडीशन जस्ट डिक्लाइन, सोशल कंडीशन ऑफ ह्यूमन डिक्लाइन। तो महिलाओं की सामाजिक दशा में गिरावट आई। अब महिलाओं को पुरुषों के अधीन कर दिया गया। अब वीमेन वॉज आइदर अंडर द कंट्रोल ऑफ हर हस्बैंड, हर फादर और हर सन। जिस तरह से महिलाओं की स्थिति गिरी, और जिसको स्पष्ट रूप से दहेज प्रथा या डॉरी सिस्टम कहते हो, उसकी सुराग यहीं से मिलने लगती है, डॉरी सिस्टम का। और हियर यू विल कम टू रियलाइज कि आपको याद होगा कि आपको बिंबिसार के बारे में मैंने बताया है कि बिंबिसार जो मगध का शासक था, उसको कोशल राजकुमारी के साथ जब मैरिज हुआ तो उसको काशी का क्षेत्र दहेज में मिला था, याद करिए। तो दहेज प्रथा में भी आप देखोगे जैसी बुराई शुरू हुई। अब बौद्ध और जैन पंथ आया, तो बौद्ध और जैन पंथ ने वर्ण व्यवस्था को चुनौती जरूर दी, लेकिन वर्ण व्यवस्था का विकल्प ना तो बुद्धिज्म दे सका ना जैनिज्म दे सका, बल्कि बुद्धिज्म और जैनिज्म ने तो खैर वर्ण व्यवस्था के साथ बहुत हद तक समझौता ही कर लिया। और महात्मा बुद्ध के विषय में भी कहा जाता है कि उन्होंने वर्ण व्यवस्था को सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन उल्टे तौर पर या अपोजिट तौर पर स्वीकार कर लिया। उन्होंने एक तरह से कहा कि वर्ण विभाजन का आधार जन्म तो नहीं है परंतु कर्म है, माने पिछले जन्म के कर्म के आधार पर हमारा बर्थ निर्धारित होता है। तो कहीं ना कहीं वर्ण विभाजन के साथ उन्होंने भी समझौता कर लिया। व्हाट इज टेम्परेचर मिस्टर अंकुर? 26 को। तो वर्ण विभाजन के साथ महात्मा बुद्ध ने भी समझौता कर लिया। तो ये देखते हो आप, वर्ण विभाजन के साथ समझौता। तो ये हो गया दहेज प्रथा। अब ये आपका बुद्ध काल है, बुद्ध काल में ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन बौद्ध जैन पंथ ने किया कि थोड़ा सा महिलाओं को थोड़ा सा राहत बौद्ध और जैन पंथों ने दी, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए अपने संघ का दरवाजा खोल लिया। तो जैसे आप बौद्ध पंथ आप देखते हो कि महिलाओं के लिए संघ का दरवाजा खोल लिया, मतलब यह है कि जो गृहस्थ जीवन से परित्यक्त महिलाएं थी उसको उन्होंने कम से कम अपने यहां शरण दी, तो थोड़ी तो राहत मिली। तो थोड़ा सा आप यहां विकास देखते हो। अब देखो, जब आप जैसे बुद्धिज्म में या बौद्ध पंथ में एक चीज और भी है बौद्ध ग्रंथ में, जैसे गंगा घाटी में जब नगरीय क्रांति तथा वाणिज्य व्यापार में उल्लेखनीय प्रगति
की वजह से अब क्या हुआ कि नए नए जब पेशेवर समूह आ गए तो नई नई पेशाएं आ गई, मतलब यू कम टू नो दैट कि द न्यू प्रोफेशनल ग्रुप्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। सो हियर आई हैव यूज्ड द टर्म, क्योंकि बौद्ध ग्रंथ में पहली बार एक टर्म का यूज किया है, वो टर्म का मतलब हुआ हिनशिप। और हिनशिप में जानते हो किसका किसका नाम है? हिनशिप में है वेन, रथकार, चांडान, निषाद, पुकुश। तो नए नए प्रोफेशनल समूह इसमें आ गए। तो बुद्ध काल में चलकर आपको नए नए प्रोफेशनल समूह भी आ चुके हैं। और इस कारण से अब मौर्य काल में कल से ही कराऊंगा, क्योंकि आज आपका लगभग समय समाप्त हो चुका है। तो मिस्टर अंकुर अभी बताइए, मेरे स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन भी है? ओके, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आज मैं यही रुक जाता हूं। और वैसे मैं कल धर्म का मैटर भी आपको भेज दूंगा, क्योंकि मैं समाज में देखूंगा और समाज मेरा हो जाता है तो धर्म कल ही स्टार्ट कर दूंगा। तो मैं देख लेता हूं, इसलिए आई जस्ट सेंड यू द स्टडी मटेरियल इन एडवांस। मिस्टर अंकुर, मतलब यू हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट द फैक्ट दैट कि टुमारो द मैटर ऑन धर्म रिलीजन दैट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू देम। ओके, अविनाश पूछ रहे हैं दस्यु क्या थे? दस्यु एक्चुअली जो गैर आर्य थे प्रायः उनको दस्यु कहा जाता था। लेकिन अब इसमें एक एंगल यह भी बन गया है कि हो सकता आर्य तो एक समूह में एक समय में आए नहीं, क्योंकि दस्यु से लगता है कि उनका ब्लैक स्किन पीपल थे, उनकी नाक चपटी थी वगैरह वगैरह, उनका फिजिकल फीचर जिस तरह से दे रहा है उसे लगता है कि यहाँ के जो गैर आर्य थे उनके लिए दस्यु है। किसने पूछा? अविनाश। लेकिन क्या है कि अब एक विचार यह भी उभर कर आता है कि हो सकता है वो आर्य ही थे, वैदिक आर्य जो पहले आ चुके थे। तो पहले आने से उनका फिजिकल कॉम्प्लेक्शन वगैरह भी चेंज हो चुका था, इसलिए उनको दस्यु कहा जाने लगा। एक विचार यह भी है। ओके, so my students, today I am stopping here. I'll see you tomorrow. Good night my student, thank you very much.